अगेन ए गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज है 19 अगस्त 2022, शुक्रवार का दिन है। 19 अगस्त को हम वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के तौर पे मनाते हैं। पिक्चर्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हो। जो नेक्स्ट पिक्चर हमारे सामने है वो है उड़ीसा से। उड़ीसा में बाढ़ आई हुई है, 5 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं और 12 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ये बाढ़ है, या बोल सकते हैं 12 डिस्ट्रिक्ट इससे प्रभावित हुई हैं, है ना। तो अब हम अपना एक्चुअल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टेटस को बनाए रखने के लिए बोला है। किसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है? हमारा जो IOA है, इंटरनेशनल नहीं इंडियन, ओके, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जो है हमारा, उसके रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। तो पूरी किस तरह से पिक्चर बनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो लॉयर थे राहुल मेहरा, उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पेटिशन लगाई थी कि IOA के जो इलेक्शंस होने वाले हैं उनके ऊपर आप स्टे लगाइए। पहले उनको अबाइड बाई कीजिए नेशनल स्पोर्ट्स कोड 2011 के हिसाब से, तो जो रिक्वायर्ड अमेंडमेंट है वो कीजिए, उसके बाद इलेक्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आगे चलते हुए एक COA बनाए जाने की बात चल रही थी, कमिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर्स, जो कि इलेक्शंस वगैरह को देखेंगे, है ना, और बताएंगे, अपनी रिकमेंडेशन देंगे, जो भी है वो IOA के लिए ऐसा करेंगे। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर स्टे लगा दिया है, मतलब कल इस पर स्टे लगा दिया है। और स्टे क्यों लगा दिया है, उसके पीछे का रीज़न रहा है कि हमारे जो तुषार मेहता जी हैं, सॉलिसिटर जनरल, उन्होंने बोला कि ये जो है इंटरनेशनल जो नॉर्म्स होते हैं ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नॉर्म्स हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नेशनल बॉडी लाइक IOA बाई ए नॉन इलेक्टेड बॉडी वुड बी ट्रीटेड एज द थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस। तो ये COA का आना, है ना, IOA की इलेक्शंस वगैरह में पार्ट लेना या फिर वो डिसाइड करना, है ना, ये एक तरीके का थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस होगा। और ऐसी कंडीशन के अंदर ये बहुत ज़्यादा संभावना है, 99% चांस ऑफ बीइंग सस्पेंडेड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन एनी ओलंपिक इवेंट। तो ये होने की संभावना है, तो इस वजह से इस पर अभी रोक लगा दी गई है, स्टेटस को बनाए रखने के लिए बोल दिया गया है। तो ये फर्स्ट हमारी न्यूज़ थी। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है, अभी महाराष्ट्र में क्या हुआ है, एक अबेंडन्ड बोट मिली है, ठीक है, जिसमें विपन्स होने की विपन्स हैं उसके अंदर। तो वो एक थोड़ा हाईलाइट हो गई। ये क्या था, कहाँ से मिली है बोट वगैरह, इसके बारे में कोई हमें ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं इन सब चीज़ों को जानने की, ठीक है। लेकिन हमको समझना होगा कि हमारे यहाँ पे पहले भी अटैक हुआ है 26 नवंबर 2008 को। तो वो जहाँ से आए थे, प्रेजेंस ऑफ द बोट क्रिएटेड पैनिक, है ना, एज मुंबई हैज़ बीन टारगेटेड बाय द पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑन नवंबर। तो पाकिस्तान बेस्ड आतंकवादी थे, टेररिस्ट जो थे, उन्होंने नवंबर 26 2008 को टारगेट किया था। उसी रूट पे ये भी पाई गई है, वाली बोट भी पाई गई है। तो ये UK रजिस्टर्ड है, एक AK-47 राइफल्स वगैरह ये सब इसमें मिली हैं। वैसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स कैन बी हार्मफुल। तो इसमें एक ऑथर है, RBI का अपना जनरल निकलता होगा, उसमें एक ऑथर है, उन्होंने कुछ अपना आर्टिकल लिखा है। हालांकि RBI ने बोला है कि ये व्यू उस पर्टिकुलर ऑथर का है, हमारा व्यू नहीं है। तो ऑथर का व्यू क्या है, ऑथर का क्या मानना है? RBI ऑफिशियल्स फ्लैग PSB फोकस ऑन इंक्लूजन। तो बताना चाह रहे हैं कि वो, आप यदि सभी PSBs का प्राइवेटाइजेशन कर दोगे तो PSB और जो आपका PVB होता है, PVB का मतलब है प्राइवेट सेक्टर जो बैंक्स होते हैं आपके एक तरह से, और ये पब्लिक सेक्टर जो बैंक्स होते हैं, दोनों का डिफरेंस ये होता है कि प्राइवेट के जो बैंक होते हैं वो बैंक प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। वहीं पे पब्लिक सेक्टर बैंक का जो एक्चुअल टारगेट होता है वो होता है इंक्लूजन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है। तो इस वजह से इन्होंने बताया कि यदि आप सबको बदल दोगे तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर इन फ्यूचर प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिग बैंक प्राइवेटाइजेशन ऑफ द PSB कैन डू मोर हार्म देन गुड। ऑथर ऑफ एन आर्टिकल इन लेटेस्ट RBI बुलेटिन हैव वार्न अबाउट इट, ठीक है। तो उन्होंने वार्निंग दी है। वाइल प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर मोर इफिशिएंट इन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, PSBs जो होते हैं हैव डन बेटर इन द प्रमोटिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो इकोनॉमिक थिंकिंग हैज़ कम ए लॉन्ग वे टू एक्नॉलेज दैट ए मोर नुआंस्ड अप्रोच इन रिक्वायर्ड वाइल परसुइंग। मतलब जब आप सब कुछ कर रहे हो, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो, तो आपको थोड़ा और अच्छे लेवल पे सोच के इस चीज़ को डिसाइड करना होगा, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि सिंपल रीज़न है, ज़्यादा यदि आप सभी PSBs को प्राइवेटाइज कर दोगे, उनका मोटो केवल प्रॉफिट मेकिंग हो जाएगा, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर प्रॉब्लम आएगी। तो फिर बाद में बोला है, RBI ने बोला है कि RBI बैंक ने बाद में बोला है कि ये जो व्यूज एक्सप्रेस किए गए हैं आर्टिकल के अंदर, ये ऑथर के हैं, डिड नॉट रिप्रेजेंट दैट ऑफ दैट सेंट्रल बैंक के, ये दैट ऑफ द सेंट्रल बैंक के व्यूज नहीं है। तो नेक्स्ट न्यूज़ के तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में हमने देख लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं स्टैटिक कि कब इंडिया के अंदर हमने बैंकिंग और का नेशनलाइजेशन किया है,
ठीक है। तो इंदिरा गांधी जी ने नेशनलाइजेशन किया था, 2 फेज के अंदर हुआ था उस टाइम पे नेशनलाइजेशन। उनका टाइम आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स के अंदर। नेशनलाइजेशन ऑफ किसी पर्टिकुलर चीज़ का नेशनलाइजेशन करने से क्या मतलब है, यहाँ पे तो प्राइवेटाइज, पीएसबी को प्राइवेटाइज करने की बात चल रही है ना। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ आपको, एक अलग कंसेप्ट बता रहा हूँ कि नेशनलाइजेशन और जो किया जाना बैंकिंग सेक्टर का इनका, ये जैसे इंदिरा गांधी जी ने किया था। तो उससे मतलब क्या है नेशनलाइज करने से, ठीक है। क्या वो फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंश्योर करता है? ये पॉइंट मैं इसलिए लेके आ रहा हूँ क्योंकि वहाँ से फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो गवर्न होता है, या फिर वो इंस्पिरेशन जो थी फाइनेंशियल इंक्लूजन भी थी उसके पीछे की, नेशनलाइजेशन के पीछे की काफ़ी हद तक, ठीक है। तो उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कब किया गया नेशनलाइजेशन बैंकिंग सेक्टर का इंदिरा गांधी के द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। जो अगली न्यूज़ है वो है यूएस अनाउंसेज ट्रेड टॉक्स विद ताइपाई। ये काफ़ी लंबे टाइम से ताइवान के साथ इशू चल रहा है, चाइना में स्टेप अप, ठीक है। तो स्टेप अप चाइना कर सकता है, ये वाली बात चल रही है। तो इसमें एक टॉप मोस्ट, ये बोल सकते हो आप, इन्वॉय हैं ईस्ट एशिया के अंदर अमेरिका के, वो बोल रहे हैं कि बीजिंग्स अनप्रेसिडेंटेड डील्स अराउंड द आइलैंड इज क्लेम्स एज इट्स ऑन। तो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड मतलब कि डील्स वगैरह कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, हमारे लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि ताइवान की लोकेशन है, चाइना की लोकेशन है, ठीक है। ये चाइना और ताइवान दोनों की लोकेशन इस तरह से हैं। तो यहाँ पे ये पूरा डिस्प्यूट चल रहा है। आगे यदि और लोकेशन हम आगे देखें फर्दर, तो ये एक मैप है ना, ये देख सकते हो आप पूरा का पूरा। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं हम। तो ये पूरा एरिया देख सकते हो आप, ये इंडिया हो गया, ठीक है। ये चाइना हो गया। ये देखना कि इंडिया काफ़ी नीचे तक ये चाइना जा रहा है, आप देखना कभी ऐसा ना मत समझना कि हमारे नॉर्थ में ही है चाइना, ठीक है। उसके अलावा मलक्का स्टेट वगैरह, सिंगापुर यहाँ पे है, ठीक है। इंडोनेशिया एंड ऑल, अभी इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है बोर्नियो आइलैंड के ऊपर। ये ब्रूनी है, यहाँ पे 3 कंट्रीज है बोर्नियो आइलैंड में, इंडोनेशिया भी है, ब्रूनी भी है, मलेशिया भी है, ये कंबोडिया का है ही, वियतनाम है ही। ये साउथ चाइना सी में काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहता है, इसके ऊपर काफ़ी सारी कंट्री अपना क्लेम करती हैं, ठीक है। तो इसमें फिलीपींस वगैरह भी अपना क्लेम करती रहती हैं, इनका सब कुछ है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आप जानते हो काफ़ी अच्छे से, ठीक है। अभी बस्टर्ड के अंदर हो क्या रहा है कि वो डबल एग दे रहे हैं काफ़ी बार। तो बताया जा रहा है नया बिहेवियर इवॉल्व हो रहा है, और बताते हैं कि रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग फीड आफ्टर एक्सेसिव रेन। तो जब बरसात के बाद काफ़ी अच्छा न्यूट्रिशनल और प्रोटीन रिच फूड उनको मिल रहा है, तो इस वजह से एक नई हैबिट सी क्रिएट हो रही है बस्टर्ड्स के अंदर, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। तो उनके अंदर क्या है कि डबल एग दे रहे हैं वो। हाई इंसिडेंस ऑफ द बिहेवियर विद द साइंस ऑफ एन इवॉल्विंग हैबिट हैड बीन ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ध्यान रखना है, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। क्रिटिकली एंडेंजर्ड है ये। अभी हो क्या रहा है, वेस्टर्न राजस्थान के अंदर एक्सेसिव बारिश हो रही है, तो इनको न्यूट्रिशनल फूड मिल रहा है, प्रोटीन वाला मिल रहा है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि इस तरीके का फिनोमेना दिखाई दे रहा है। जैसलमेर के अंदर डेजर्ट नेशनल पार्क है, वहाँ पे एक्स सितु प्रजर्वेशन भी चल रहा है इनका। तो एनवायरमेंटलिस्ट इन राजस्थान हैव हेल्ड इट एज ए न्यू रिकॉर्ड एज ऑल एक्सपर्ट्स, जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो हैड बीन रिपोर्टिंग ए क्लच ऑफ सिंगल एग बाई जीआईबी फॉर मोर देन ए सेंचुरी। लेकिन अभी नया फिनोमेना देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है, जैसलमेर के अंदर। तो इसमें अभी बताया गया कि क्या हुआ है पूरा, कि कितने जीआईबी थे, उन्होंने कितने एग्स वगैरह दिए हैं। एक ध्यान रखना है आपको, देहरादून के अंदर क्या है हमारा, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियाज, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्होंने भी उन वहाँ के जो हैं साइंटिस्ट, उन्होंने भी अपना कुछ पॉइंट इसमें रखा है। वो हमारे काम का इतना ज़्यादा है नहीं, हमारे लिए ज़रूरी है कि कहाँ पे है ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, देहरादून के अंदर है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अच्छे से, थोड़ा गहराई से। तो साइंटिफिक नाम आपको इसका याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो ये क्या है कि फाउंड ऑन द इंडियन सब कंटिनेंट, इंडियन सब कंटिनेंट में पाया जाता है, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, लिस्टेड एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड ऑन द आईयूसीएन रेड लिस्ट, ठीक है। और इट इज़ प्रोटेक्टेड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 ऑफ इंडिया, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ये प्रोटेक्टेड है। फिर आगे बता रखा है इंटरनेशनल यूनियन फॉर आईयूसीएन जो है उसने क्रिटिकली एंडेंजर्ड इसको रखा हुआ है। एंड साथ में कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीसीज वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, ये जो साइट्स है इसके अपेंडिक्स 1 के अंदर है ये। और उसके बाद कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज जो सीएमएस है उसके अपेंडिक्स 1 के अंदर है। हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन का जो है उसमें भी शेड्यूल 1, उसमें भी ये डाला हुआ है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी है ना, 1972 के अंदर। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान इज कंसिडर्ड इंडियाज मोस्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड। इट इज कंसिडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज रिप्रेजेंटिंग द, आपको बताना है फ्लैगशिप स्पीसीज का मतलब क्या होता है, की स्टोन स्पीसीज का मतलब क्या होता है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है।
तो इट इज़ कंसिडर्ड द फ्लैगशिप ग्रासलैंड स्पीसीज रिप्रेजेंटिंग द हेल्थ ऑफ द ग्रासलैंड इकोलॉजी। इट्स पॉल्यूशन sorry not pollution its population is confined mostly to Rajasthan and Gujarat. Small populations occur in the Maharashtra। तो राजस्थान और गुजरात में मेन फोकस है, वहाँ पे ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। उसके अलावा पॉपुलेशन अकर्स इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। द बर्ड इज अंडर कॉन्स्टेंट थ्रेट्स ड्यू टू कॉलिजन और इलेक्ट्रो। तो मतलब कि हो क्या रहा है, ये जो हमारे तार होते हैं ऊपर हवा में जा रहे होते हैं, उनसे टकरा जाते हैं तो पावर ट्रांसमिशन लाइन वगैरह से, तो इस वजह से इनकी डेथ हो जाती है। तो इस वजह से इनकी संख्या काफ़ी कम हो रही है अभी। हैबिटेट लॉस वगैरह भी इनका हो रहा है, तो इसकी वजह से क्योंकि एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हो रहा है, तो इस हैबिटेट लॉस वगैरह भी देखते हैं हम इसका। तो ये था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। अब देखते हैं जो हमारे जयशंकर जी हैं विदेश मंत्री इंडिया, उन्होंने अभी क्या है कि एक कोई लेक्चर वगैरह चल रहा था, अभी देखते हैं क्या था। वहाँ पे अपने कुछ पॉइंट रखे हैं। इंडिया चाइना टाइज गोइंग थ्रू डिफिकल्ट फेज, बॉथ शुड जॉइन हैंड्स एशियन सेंचुरी। मतलब जैसे यूरोप का बोलबाला रहा है पहले, वैसे ही एशिया को आगे ले जाने के लिए, एशियन सेंचुरी के तौर पे उभरने के लिए यदि इंडिया और चाइना साथ हो जाते हैं तो इसका बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट हो सकता है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हमारे जयशंकर हैं, उन्होंने एक रिलेशनशिप जो इंडिया और चाइना की है उसके ऊपर काफ़ी बातें की हैं। कहाँ पे की हैं, कौन सा प्लेटफॉर्म था ये, तो उसको हम देख लेते हैं। प्लेटफॉर्म जो है वो, ही मेड द रिमार्क्स वाइल रेस्पॉन्डिंग टू ए सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आफ्टर डिलीवरिंग ए लेक्चर ऑन इंडियाज विजन ऑफ इंडो पैसिफिक। तो एक लेक्चर दिया है इन्होंने, ठीक है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ से फिर ये बाद में बातें कर रहे हैं, इनसे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं उसके ऊपर। तो जो इस एक क्वेश्चन का उन्होंने रेस्पॉन्स कुछ इस तरह से दिया है। जयशंकर सेड दैट एशियन सेंचुरी वुड हैपन व्हेन चाइना एंड इंडिया कम टुगेदर, बट इट वुड बी डिफिकल्ट टू हैपन इफ बोथ कंट्रीज डू नॉट कम टुगेदर। तो ऐसा होना बहुत मुश्किल है। एट दी मोमेंट है ना, इंडिया चाइना रिलेशनशिप इज गोइंग थ्रू एन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फेज। अभी बताना है काफ़ी डिफिकल्ट फेज से हमारी रिलेशनशिप अभी जा रही है, ठीक है, क्योंकि चाइना ने जो बॉर्डर पे किया है वो सही नहीं किया है ना, उसके बारे में इन्होंने थोड़ा बताया है। बाद में फिर आगे जयशंकर जी बोलते हैं कि हमने श्रीलंका को भी काफ़ी हेल्प की अपनी तरफ से। $3.8 बिलियन का हमने इंडिया ने मतलब सपोर्ट एक्सटेंड किया। दिस ईयर इंडिया हैड एक्सटेंडेड 3.8 बिलियन सपोर्ट ऑफ, है ना, बिलियन डॉलर सपोर्ट टू श्रीलंका इंक्लूडिंग लाइन ऑफ क्रेडिट एंड स्वैप एग्रीमेंट्स। तो ये इसके बारे में बताते हैं। फिर वो रोहिंग्या के इशू के बारे में बताते हैं कि रिपार्टिएशन जो है ना, व्हाट मैटर्स फ्रॉम देम इज रिपार्टिएशन, ठीक है। और फिर आगे ये बताते हैं कि जो ऑयल हम परचेज कर रहे हैं रशिया से, उसके ऊपर भी बोलते हैं, और बोलते हैं कि मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया ही परचेज कर रहा है ऑयल। तो ये सभी जो मुद्दे हैं इनके ऊपर ये बोलते हैं, अपना पॉइंट रखते हैं यहाँ पे। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इन्फ्लेशन टारगेट ब्रीच, आरबीआई कमेटी विल मीट टू ड्राफ्ट रिपोर्ट फॉर गवर्नमेंट। तो फर्स्ट टाइम हुआ है ये, है ना, देखना भी क्या हुआ है बता रहा हूँ मैं। लाइकलीहुड ऑफ सीपीआई टारगेट क्रॉसिंग 6% फॉर 3 स्टेट क्वार्टर्स। पहली बार ऐसा मतलब हो गया है फाइनली कि 6 बार तक, क्योंकि आपको बताया 2 से 4 के इन्फ्लेशन की सीपीआई की हमारे यहाँ पे अभी लिमिट रखी गई है, तो वो ब्रीच हो चुका है लगातार 3 क्वार्टर्स तक। तो अब स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, अब आरबीआई की कमेटी को स्टेटमेंट गवर्नमेंट को सौंपनी पड़ेगी, सुपुर्द करनी पड़ेगी, वह ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न रहे। तो पूरा देखते हैं हम। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विल कॉल ए स्पेशल मीटिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की स्पेशल मीटिंग 12 अक्टूबर के बाद होगी, उसमें फिर सबमिट किया जाएगा यूनियन गवर्नमेंट को कि रीजन क्या रहे हैं इस तरह से 6% से ज़्यादा 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स तक, सॉरी, है ना, इसके ज़्यादा रहने की सीपीआई के। तो यूनियन गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई फिक्सेज द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर दी सेंट्रल बैंक। 5 साल के लिए टारगेट फिक्स होता है, जो पहले हमारा टारगेट ये था, ठीक है। कब फिक्स किया गया था, 2016 में फिक्स किया गया था 2021 तक के लिए, लेकिन अब इसको 2026 तक अगली 5 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है कि हमारा जो सीपीआई रहेगा वो 2 से 4% की रेंज में रखना है, ये आरबीआई का काम है, ठीक है। और ये नहीं रख पाएगी, यदि ब्रीच हो जाता है तो फिर क्या होगा, फिर इनको अभी जो ऐसी स्टेटमेंट देनी पड़ रही है वैसे देनी पड़ेगी, और ये पहली बार हो रहा है ऐसा। विद पॉलिटिकल क्लास ओवर ईयर रियलाइजिंग दैट इन्फ्लेशन, तो पॉलिटिकल क्लास बताया इन्फ्लेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो काफ़ी हर्ट करता है लोगों की कमाई को, लोगों की इनकम को, ठीक है, उनकी परचेजिंग पावर वगैरह इससे इम्पैक्टेड होती है। ये एक ग्राफ सा दिखा रखा है, आगे बता रखा है कि बाद में हुआ क्या था। मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क वाज साइंड बिटवीन द आरबीआई गवर्नर रघुराजन और किसने किया, फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे राजीव महर्षि थे, उन लोगों ने क्या साइन किया था, एक साइन किया था, फ्रेमवर्क वाज साइंड, मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क। और बाद में क्या किया गया, आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करते हुए मई 2016 में इसको इफेक्ट में ला दिया गया। और ये क्या था, ये पूरा प्रोविजन था इसके अंदर कि ये 2 से 4% कम को रखना है, और यदि ब्रीच होता है तो वो ब्रीच नहीं होने देना है, फिर ये स्टेटमेंट आएगी। द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट रिक्वायर द आरबीआई टू सबमिट ए रिपोर्ट टू द यूनियन गवर्नमेंट इफ इट इज ब्रीच, है ना, यदि ये ब्रीच करता है इन्फ्लेशन टारगेट्स फॉर 3 कंजिक्यूटिव क्वार्टर्स, है ना, अभी तक इन 8 ईयर्स, 8 साल में, दिस विल बी द फर्स्ट टाइम
the RBI would have let retail inflation slip beyond the upper tolerance limit of 6% for 3 straight quarters। तो पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है। तो ये दिस इज ऑल अबाउट लाइक दिस ब्रीचिंग, ये जो ब्रीच हुआ है टारगेट 4 से 6 का, 2 से 4 का, सॉरी 2 से 6 का, उसके रिगार्डिंग। अब नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। तो हमारे पास जो नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी वो एडिटोरियल्स है। 2 एडिटोरियल्स का एनालिसिस हम आज करेंगे। तो फर्स्ट एडिटोरियल है वो इंडिपेंडेंट डे स्पीच टू वर्क वुमेन्स वर्क। तो किस तरह से महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए वर्कफोर्स के अंदर। अभी कितना कम पार्टिसिपेशन है, बहुत इंडिया की कंडीशन अच्छी नहीं है पार्टिसिपेशन को लेके, फीमेल कोई पार्टिसिपेशन को लेके। और अर्बन और रूरल की हम बात करेंगे तो आपको बताना है कितना कितना फीमेल फोर्स पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में। तो आपको पता चलेगा कि शहरों में गाँव से कम है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस डे की स्पीच के टू वुमेन्स वर्क, तो वी नीड टू रिकॉग्नाइज दैट चेंजिंग डेमोग्राफीज बेसिक टेक्नोलॉजी आर रिड्यूसिंग इंपॉर्टेंसी ऑफ चाइल्ड केयर एंड अनपेड डोमेस्टिक वर्क एज कंस्टेंट्स, वी नीड टू एड्रेस डिमांड साइड फैक्टर्स। तो ये काफ़ी अच्छी बात बोलती है इसमें जो राइटर हैं वो, और वो बोलना चाह रही है, यहाँ पे बता रही हैं कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ रही है तो अभी मतलब चाइल्ड केयर वगैरह के अंदर इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो जो कंपनियां होती हैं जो कि इस बिहाफ पे फीमेल्स को जॉब नहीं देती हैं कि उनको फिर उनको चाइल्ड केयर लीव वगैरह देनी पड़ेगी, तो वो अब ऐसा नहीं है। और वर्क फ्रॉम होम के अंदर फीमेल जो होती है वर्क का नेचर भी ऐसा होता जा रहा है कि वो चाइल्ड केयर करते हुए भी, बच्चे को पालते हुए भी मतलब कि कर सकती हैं काम। तो इस वजह से ये कि इसको पॉजिटिव मूव की तरह लेना चाहिए और पूरी तरह से चैनलाइज करना चाहिए पूरे सिस्टम को इस तरह से कि हमारे पास जो फीमेल्स हैं उनके वर्क फोर्स में जो उनका पार्टिसिपेशन है उसको भी हम बढ़ा सकें और उनकी एनर्जी को भी हम यूटिलाइज कर सकें, जो कि अभी हम बहुत कम यूटिलाइज कर रहे हैं। तो इसके लिए कुछ मेजर्स सजेस्ट करती हैं वो, डिमांड साइड मेजर्स, डिमांड साइड फैक्टर्स के ऊपर हमको काम करना चाहिए। उसको देखते हैं। तो देखो एक पिक है जिसमें कि ये चाइल्ड केयर भी कर रही हैं और अपना ऑनलाइन काम भी कर रही हैं, ठीक है। तो इससे अभी ये पूरा सिस्टम चेंज हो रहा है, जिस तरह से नेचर ऑफ वर्क बदल रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो आज मतलब जो पहले हुआ करता था उसकी तुलना में फीमेल्स का पार्टिसिपेशन ज़्यादा इंश्योर किया जा सकता है। तो इसके ऊपर ये बोलती हैं वुमेन्स बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड डोमेस्टिक वर्क इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि डिसएडवांटेज करता है लेबर मार्केट को ग्लोबली भी और इंडिया के अंदर भी। जो केयर का बर्डन होता है और मदरहुड की जो पेनल्टी, मदरहुड पेनल्टी इसको हम बोल सकते हैं, जिसकी वजह से उनको मतलब जॉब वॉब नहीं मिल पाती है, डिजायरेबल और सोशल उनकी हायरार्की में मोबिलिटी नहीं हो पाती है, तो अपवर्ड मोबिलिटी इनकी नहीं हो पाती है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, उसके पीछे ये रीज़न होते हैं, आगे बताएंगे फिर, जस्ट मिनट। हाँ, तो ग्लोबली फॉर इंस्टेंट टोटल फर्टिलिटी रेट, अभी बता रहे हैं कुछ और चीज़ें, टोटल फर्टिलिटी रेट है। ये सब चीज़ों को कनेक्ट करके यहाँ पे लिखे जाएंगे कि अभी जो है वो सिनेरियो ऐसा हो चुका है कि फीमेल पार्टिसिपेशन को हम काफ़ी हद तक बहुत अच्छे तरह से इंश्योर कर सकते हैं और सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो ये बता रही हैं कि जो TFR है वो टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो रिप्लेसमेंट रेट जो 2.1 होती है, काफ़ी कंट्रीज के अंदर टोटल फर्टिलिटी रेट कम हो रही है। इंडिया में भी जो सर्वे हुआ है उसमें 2.1 जो रिप्लेसमेंट रेट है उससे ज़्यादा फर्टिलिटी रेट केवल कुछ ही स्टेट्स के अंदर है, 2019-20 के सर्वे को बताती हैं, है ना। तो और UK में, US में काफ़ी जगह तो लोग बच्चे ही पैदा नहीं करना चाह रहे हैं, तो ऐसी तरीके की कंडीशन हो रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या सामने बताना चाह रही है कि जो बर्डन पहले हुआ करता था कि बच्चे 4, 5, 6 बच्चे करने होते थे, तो फीमेल का पार्टिसिपेशन हो ही नहीं पाता था क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक तो बच्चे उनको करने होते थे इस वजह से। लेकिन अब वो काफ़ी कम हो गया है, काफ़ी फीमेल तो बच्चे कर भी नहीं रही हैं और जो कर रही हैं वो भी 1 बच्चा या 2 बच्चा ही कर रही हैं, तो उनके पास इनफ अमाउंट ऑफ द टाइम है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है और ये जो आंकड़े हैं इसको बयां कर रहे हैं। तो ये बताती हैं इस तरह से, विद फ्यू चिल्ड्रन द टाइम वुमेन स्पेंड इन चाइल्ड केयर विल फॉल, ये गिरेगा पक्का आने वाले टाइम में। एंड एवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ द केयर पर चाइल्ड इंक्रीज, स्पेशली मिडिल क्लास, मतलब वही बातें बता रही हैं, बाद में बताती हैं आगे। सम आर्ग्यू डेट बर्डन ऑफ द एल्डर केयर, तो फिर बताती हैं कुछ लोग ऐसे बोलते हैं चलो ठीक है चाइल्ड केयर तो कम हो जाएगी लेकिन अब एल्डर केयर बढ़ जाएगी, कि महिलाओं को एल्डर केयर करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके रिगार्डिंग वो बोल रही हैं कि कुछ लोग आर्ग्यू करते हैं कि बर्डन ऑफ द एल्डर केयर विल रिप्लेस दैट ऑफ द चाइल्ड केयर, है ना। जिस तरह से हमारी एजिंग पॉपुलेशन हो रही है और पॉपुलेशन जिस तरह से ओल्ड होती जा रही है, बट विल इट, पर वो बोलती है कि क्या सच में ऐसा होगा। तो इसमें बताना चाहिए फिर दोबारा कुछ आंकड़ों के थ्रू। मोस्ट पीपल नो लॉन्गर लिव विद देयर एल्डरली पेरेंट्स आइदर इन डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज, तो ज़्यादातर जो डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर लोग हैं वो नहीं रहते अपने पेरेंट्स के साथ, है ना, बूढ़े माता पिता के साथ बहुत कम लोग रहते हैं। US के अंदर बताते हैं इन द US ओनली 18% ऑफ द हाउस होल्ड्स वर मल्टी जनरेशनल इन 2021। प्यू रिसर्च सेंटर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, इसकी एक मतलब रिसर्च है जिसमें बताता है कि 18% हाउस होल्ड्स में मल्टी जनरेशनल लोग रह रहे हैं। UK के अंदर ये रेशो 7 ही है और इंडिया के अंदर भी ये रेशो केवल 16 ही है। तो इससे आप साफ साफ समझ सकते हो कि रह ही नहीं रहे हैं लोग अपने एल्डरली मतलब कि मदर फादर के साथ वो रह ही नहीं रहे हैं, तो फिर वो बर्डन आएगा कैसे, वो बताना चाह रही हैं पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है। तो इन अदर वर्ड द एविडेंस डज नॉट सजेस्ट दैट
एल्डर केयर इज रिप्लेसिंग द बर्डन ऑफ द चाइल्ड केयर। तो ऐसा तो नहीं होने वाला है, साफ साफ दिखा रहे हैं यहाँ आंकड़े जो हैं। तो ये आपका पॉइंट भी गलत हो जाता है कि भाई बर्डन है जो एल्डर केयर पे शिफ्ट हो जाएगा। बाद में ये बताती हैं 2019 की एक स्टडी है ना, उसमें पॉपुलेशन स्टडी जो हुई है, ठीक है, उसमें 858 मिडल एंड लो इनकम कंट्रीज फाउंड दैट फॉल इन फर्टिलिटी, है ना, हैंस फ्यूअर चिल्ड्रन एट द होम वॉच लिंक्ड विद ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ वुमन एम्प्लॉयड। तो ये वही दोबारा पॉइंट उन्होंने साइड किया है, देखो, है ना, यहाँ पे काम कर पा रही हैं बच्चे के साथ चाइल्ड केयर करते हुए। इंप्रूवमेंट इन द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैन फर्दर रिड्यूस डोमेस्टिक वर्क बर्डन्स। यदि इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छा इंप्रूव कर दिया जाएगा, डिमांड साइड जो है वो रिफॉर्म्स कर दिए जाएंगे। तो ये देखो लिखा हुआ है इन्होंने, जस्ट मिनट। तो डिमांड साइड फैक्टर्स जो होंगे उनको यदि एड्रेस किया जाएगा तो काफ़ी ठीक रहेगा। और आगे बताती हैं कि इन इंडिया फॉर इंस्टेंस डोमेस्टिक जो वर्क होता है रूरल इंडिया के अंदर वो बहुत ही खतरनाक होता है, बहुत ज़्यादा जटिल होता है। और फैचिंग करना वाटर को और फ्यूल वुड को कलेक्ट करना वगैरह इस तरह के काम होते हैं। तो उनके लिए गैस सिलेंडर उन्होंने प्रोवाइड कर दिया, हर घर जल नल वाला, ठीक है। तो मतलब महिलाओं का काम क्या होता है गाँव में, और वो ये क्या हुआ करता था, अभी तो कम होने लगा है, फिर भी वो उनको पानी लेके आना होता था बहुत दूर जाके कुएं से, ठीक है। साथ में उनको लकड़ी कलेक्ट करनी होती थी फ्यूल के लिए, घर का खाना बनाने के लिए। तो इस तरीके के ये काम थे जिनका कोई इकोनॉमिक वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा नहीं है। वो फीमेल्स इकोनॉमिकली बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, लेकिन इन कामों के अंदर वो इन्वॉल्व थी। अभी जैसे जो कैंपेन हमारे चल रहे हैं और जिस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं कि हर घर जल, ठीक है, और मतलब कि नल से जल, हम जितने भी कैंपेन हैं, मतलब टैपिंग वाटर प्रोवाइड करवाना है हर जगह, उससे ये समस्या दूर होने की संभावना है। दूसरा, रसोई गैस के लिए सिलेंडर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो उससे दूर होने की संभावना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा तो फिर वो अपनी एनर्जी को दूसरी डायरेक्शन में कन्वर्ट कर पाएंगी, है ना। तो यही बोल रही हैं, ये आगे बोलती हैं, हैंस वाइल इट रिमेन्स एसेंशियल टू मूव सोशल नॉर्म्स टुवर्ड्स मोर इक्वल शेयरिंग ऑफ हाउस होल्ड बाई मैन, ठीक है। तो मतलब इक्वल शेयरिंग होनी चाहिए हाउस होल्ड वर्क वगैरह सबके अंदर भी, है ना। और ये देखने में मिल रहा है थोड़ा थोड़ा सोसाइटी के अंदर। बाद में बताती है, इन पर्टिकुलर फॉर enhancing India's women's employment prospect, we need greater emphasis on demand side factors. This would include training women in non-traditional skills with market demands, creating more public and private sector jobs for them. ठीक है, तो ये ज़रूरी है। तो मतलब कौन डिमांड साइड हमको फैक्टर्स को इम्प्रूव करना है, उन पर इम्फेसिस करना है। तो महिलाओं की स्किल्स को अच्छा करना है और महिला सेंट्रिक और पूरा मार्केट को इस तरह से बनाना है कि महिलाओं का भी कंट्रीब्यूशन और महिलाओं के लिए थोड़ा वो हेल्पफुल हो, महिलाओं से ओरिएंटेड हो, ठीक है। और बाद में फिर आगे बताती हैं, और यही पॉइंट ये बार बार साइड कर रही हैं। तो इसमें आगे बताएंगी, आई एम नॉट द फर्स्ट टू से दिस बट वॉट इज न्यू इन फैक्टरिंग इन डेमोग्राफिक चेंजेस एंड शिफ्टिंग द एम्फेसिस, वी नीड टू persistently challenge the idea that most Indian women don't join the labor force because they prefer household to paid work and ask for policies that proactively, मतलब कुल मिला के फाइनल कंक्लूजन यही है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसा इकोसिस्टम इस तरह का हमको इंश्योर करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को इंश्योर करना पड़ेगा, ठीक है, कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। क्योंकि जब हमारी कंट्री के अंदर 50% फीमेल्स हैं, 50% मेल्स हैं, वर्क फोर्स के अंदर बहुत ही कम इनका कंट्रीब्यूशन है। तो ये 50% जो अपने आप में एक तबका, काफ़ी बड़ा तबका है, इनकी एनर्जी को भी हमको अच्छे से चैनलाइज करना होगा ताकि हमारा जीडीपी बढ़ सके, ताकि हमारी कंट्री आगे बढ़ सके, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बड़ा सब्सटेंशियल शेयर है और हमारे सोशल नॉर्म्स की वजह से और हमारी अब तक की काफ़ी जैसे सोच रही है, उन सब चीज़ों की वजह से फीमेल फोर्स का पार्टिसिपेशन और इकोसिस्टम भी ना होने की वजह से नहीं हो पाता है उतना। इसको कैसे भी करके इंश्योर किया जाए, क्योंकि अब वो टाइम आ चुका है, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया जा सकता है, महिलाओं में विल पावर आ चुकी है, फर्टिलिटी रेट डाउन हो चुकी है, उनके पास टाइम ज़्यादा रहने वाला है। तो उनकी एनर्जी को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करते हुए कंट्री को आगे ले जाने का समय आ चुका है। तभी जाके हम अपने जो बड़े बड़े गोल हैं, अपने जीडीपी को डबल ट्रिपल करने के, उनको डबल करने का गोल जो है उसको हम अचीव कर पाएंगे। तो उसके लिए कैसे भी करके हमको इस चीज़ को इंश्योर करना है, क्योंकि इकोसिस्टम प्रोवाइड करना है और टाइम अब आ चुका है, टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो अब गवर्नमेंट को इस और ध्यान देना चाहिए, यही इनका पॉइंट है, यही इस एडिटोरियल में बताया गया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल जो है उसको, टू गुड टू बी ट्रू। हुआ क्या है, कल की एक न्यूज़ थी, कल के एनालिसिस में मैंने डिस्कस भी की थी कि हमारे यहाँ पे जो अर्बन जो हाउसिंग मिनिस्टर हैं, ठीक है, हरदीप सिंह पुरी, उन्होंने एक ट्वीट किया था, फिर उसके बाद होम मिनिस्ट्री से एक ट्वीट आया था बाद में। तो हरदीप सिंह पुरी ने बोला था कि जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस के लिए जो फ्लैट्स हैं उन फ्लैट्स को अलॉट किया जाएगा रोहिंग्यास के लिए। फिर बाद में उसको मतलब कि डिनाई कर दिया गया था एक तरह से होम मिनिस्ट्री के द्वारा। तो ये पूरा इशू था। तो उसमें बता रहे हैं टू गुड टू बी ट्रू, ठीक है। तो इंडिया शुड स्टिक टू द प्लान टू बेटर द लाइफ्स ऑफ द रोहिंग्या अंटिल देयर रिटर्न होम।
तो जब तक उनका रिपार्टिशन होता है, जब तक उनको घर वापस भेजा जाता है, तब तक के लिए इंडिया को बेटरली प्लान करना चाहिए, उनके रहने करने को अच्छे से बेटरली प्लान करना चाहिए, ये बता रहे हैं राइटर यहाँ पे। ठीक है सॉरी। तो हुआ क्या है, मिस्टर पुरी ने जो है काउंटर कर दिया, फिर होम मिनिस्टर ने मिस्टर पुरी की बात को, ये हमको पता ही था, और इनको इलीगल फॉरेनर्स बताया है। ठीक है, तो इसमें आगे जो है, आगे देखते हैं हम। On border, sorry, on broader terms, the Rohingya housing issue seems to be an example of the clashes between the Modi government foreign policy or foreign policy commitments and domestic politics. Although Mr. Puri ने जो ट्वीट किया है ना, India has respected and followed the 1951 UN Convention of Refugees. It is not a signatory. हम signatory नहीं हैं इस कन्वेंशन के, ध्यान रखना आपको। मिस्टर जो मोदी हैं, उनके कलीग्स सच एज होम मिनिस्टर अमित शाह हैव फ्रिक्वेंटली disregarded the conventions referring to the migrants as termites. तो ये उनके व्यूज़ हैं राइटर के, है ना, ऑथर के व्यूज़ हैं। स्टेटिंग पार्लियामेंट दैट इंडिया वुड नेवर, मतलब कभी स्वीकार नहीं करेगी रोहिंग्याज को, है ना, एवं वायलेटिंग द यूएन प्रिंसिपल ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट बाय डिपोर्टिंग। और हमने, मतलब ये बता रहे हैं राइटर की, एक जो रोहिंग्या फीमेल महिला थी उनको हमने वापस भी भेज दिया म्यांमार, तो नॉन रिफॉल्वमेंट का जो यूएन का प्रिंसिपल है उसको भी वायलेट किया है। द ट्रीटमेंट ऑफ द रोहिंग्या, तो ये ध्यान रखना है, कुछ प्रिंसिपल वगैरह आपको सारे, है ना। तो द ट्रीटमेंट ऑफ रोहिंग्याज हु फ्लैड टू इंडिया फ्रॉम 2012 टू 2017 आफ्टर स्टेट स्पॉन्सर्ड एथनिक क्लिनजिंग, ठीक है, हैज़ ऑल्सो बीन फार फ्रॉम द गवर्नमेंट सच टाउटेड स्लोगन वसुधैव कुटुम्बकम। तो बताते हैं कि हमारा एक बहुत पहले से स्लोगन रहा है कि वसुधैव कुटुम्बकम। ठीक है, उस स्लोगन जो हम बोलते हैं उसको एक तरह से ये फॉलो ना करना है कि 2012 से 2017 तक जो स्टेट स्पॉन्सर्ड जो क्लिनजिंग हुई है एथनिक, उसकी वजह से जो लोग आए हैं उन लोगों को इस तरह से ट्रीट करना, वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को फुलफिल नहीं करना है एक तरह से। ठीक है, रोहिंग्याज हैव बीन ड्राइवन आउट ऑफ द होम्स इन राजस्थान एंड हरियाणा। स्टिग्मा, इनको क्या, इनको बहुत ज़्यादा स्टिग्मेटाइज किया गया है बाई लोकल अथॉरिटी एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। हु अक्यूज दैम ऑफ द क्रिमिनल एवं टेररिस्ट इंटेंट को भी अकेली भी अक्यूज किया गया इनको। न्यू दिल्ली हैज ऑल्सो फेल्ड थस फॉर फार टू प्ले इट्स रोल एज रोहिंग रीजनल लीडर इन द कन्विंसिंग द म्यांमार। ठीक है, मतलब कुल मिला के बताया जा रहा है कि जो हमारा म्यांमार है, हमारे पास में जो म्यांमार है, हमारे नेबर जो कंट्री है, उसको हम कन्विंस भी नहीं कर पाए हैं। हमारे न्यू दिल्ली मतलब कि नेता जो है, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है, हमारे जो पूरा पूरा पार्लियामेंट है ना, और जो प्राइम मिनिस्टर है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट बोल दो आप, है ना, सॉरी इतना सब कुछ बोलने के लिए, इंडियन गवर्नमेंट है वो एक तरह से नहीं कर पाई है ये इंश्योर कि कैसे भी करके हम म्यांमार को इस चीज़ के लिए परसुएट करा पाएँ, मना पाएँ कि वो वापस ले लें, है ना, मतलब रिपार्टीशन हो पाए। अबाउट 1 मिलियन रोहिंग्याज इन बांग्लादेश। तो अब रोहिंग्याज के बारे में बता रहे कि कितने कितने लोग कहाँ पे, तो 10 लाख के आसपास बांग्लादेश में, 40,000 के आसपास एस्टिमेट किया जाता है इंडिया में, पाकिस्तान सऊदी अरबिया के अंदर 7 लाख के आसपास बताए जाते हैं। इन एब्सेंस ऑफ द लॉन्ग टर्म मीजर्स टू रिजॉल्व दिस इशू द गवर्नमेंट कुड एट लीस्ट, एज मिस्टर पुरी सजेस्टेड, प्रोवाइड द हेल्पलेस, ठीक है, हेल्पलेस कम्युनिटी जो है उसको कुछ अच्छी सी कंडीशन को, मतलब घर वगैरह तो प्रोवाइड कर सकते थे, अनटिल देयर फ्यूचर सिक्योर हो जाए, तब तक तो बेसिक जो इम्यूनिटीज़ होती हैं वो दी जा सकती थी, ऐसा ही राइटर का मानना है। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट हमारी स्लाइड थी, तो ऐसा राइटर का मानना है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टूडेज डीएनए एनालिसिस, और आज का एनालिसिस हमने कर लिया है, आगे भी ऐसे एनालिसिस के साथ हम मिलते रहेंगे। सुनने के लिए मुझको धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।